यह उन दिनों की बात है जब मैं पंजाब के एक छोटे से शहर के थाने में तैनात था। एक दिन दोपहर लगभग 3 बजे एक अधेड़ उम्र की औरत थाने में आई। उसके साथ 2 आदमी भी थे। उन्होंने बताया कि एक औरत मर गई है। उन्हें शक है कि उसकी हत्या की गई है। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें संदेह इसलिए है कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उसे जहर दिया गया हो। मैंने देखा मर्द बोल रहे थे, लेकिन औरत चुप थी। मैंने पूछा, रिपोर्ट किसकी ओर से लिखी जाएगी? उन्होंने औरत की ओर इशारा कर दिया। वे दोनों मर्द उसके पड़ोसी थे। औरत का नाम अलफिजा और मरने वाली का नाम सरदारी बेगम। मैंने मरने वाली से उसका संबंध पूछा तो उसने बताया कि मरने वाली उसकी सौतन थी। उसके पति का 9 महीने पहले देहांत हो चुका था। सौतनों के झगड़े होने मामूली बात है। मैंने भी इसी तरह का केस समझकर रिपोर्ट लिख ली और उनके घर पहुंच गया। मैंने लाश को देखा तो लगा कि मृतका को जहर दिया गया है। मैंने कागजी कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और केस की जांच में लग गया। मैंने देखा कि घर में एक और चीनी की प्लेट में थोड़ा सा हलवा रखा हुआ था। उसमें से कुछ हलवा खाया भी गया था। मैंने अनुमान लगाया कि मृतका को हलवे में जहर मिलाकर खिलाया गया होगा। मैंने उस हलवे को जब्ते की कार्रवाई में शामिल करके उसे मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया। मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही आगे की कार्रवाई की जा सकती थी। अलफिजा से मैंने पूरी जानकारी ली तो पता लगा कि उसके और सरदारी बेगम के पति का नाम मसूद अहमद था। वह छोटा मोटा कारोबार करते थे। सरदारी बेगम अपने पति के दूर की रिश्तेदार भी थी, जबकि अलफिजा की उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी। सरदारी बेगम से मसूद के 2 बेटे और 1 बेटी थी, जबकि अलफिजा से कोई संतान नहीं थी। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। लड़की अपने घर की थी और दोनों लड़के माँ बाप से अलग रहते थे। अलफिजा ने कहा कि उन दोनों को उनकी मां के मरने की जानकारी दे दी गई है। अलफिजा से जो जानकारी मिली वह संक्षेप में लिख रहा हूँ। मसूद अहमद का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। उन्होंने अलफिजा से चोरी छिपे शादी कर ली थी और उसे एक अलग मकान में रखा हुआ था। इसी बीच मसूद बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। तभी एक दिन उन्होंने सरदारी बेगम से कहा कि उन्होंने चोरी से एक और शादी की हुई है। यह सुनकर सरदारी बेगम को दुख तो हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मसूद अहमद ने दूसरी पत्नी अलफिजा को बुलाकर उसका हाथ सरदारी बेगम के हाथ में देकर कहा कि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कितने दिन जीऊँगा। मेरे बाद तुम अलफिजा का ख्याल रखना, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं तुम्हारी खानदानी शराफत की वजह से इसका हाथ तुम्हें दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका ख्याल रखोगी। सरदारी बेगम ने मसूद से वादा किया कि वह अलफिजा का पूरा ख्याल रखेगी और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। इसके कुछ दिन बाद ही मसूद का देहांत हो गया। सरदारी बेगम ने अलफिजा को अपने पास बुलाकर रख लिया और उससे कहा कि वह उसे सौतन की तरह नहीं बल्कि अपनी सगी बहन की तरह रखेगी। अलफिजा के इस तरह घर में आकर रहने से सरदारी के दोनों बेटे खुश नहीं थे, ना ही उन्होंने उसे अपनी सौतेली मां माना। उसके आने से घर में रोज झगड़े होने लगे। हालात से तंग आकर सरदारी बेगम अलफिजा के उस मकान में चली गई जिसमें वह रहा करती थी। दोनों बेटे इस बात से खुश थे, लेकिन दुनियादारी निभाने के लिए माँ से कहते थे कि तुम हमारे पास आ जाओ, लेकिन अलफिजा को साथ नहीं लाना। सरदारी ने कहा कि मैं मरते दम तक अपने पति से किया वादा पूरा करूंगी और अलफिजा का साथ नहीं छोड़ सकती। महीने 2 महीने में सरदारी बेगम अपने बेटों से मिलने चली जाती थीं। बड़ा बेटा माँ से खुश नहीं था। वह कहता था कि अलफिजा को छोड़कर यहाँ आ जाओ, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। बड़े बेटे शरीफ ने बहाना बनाकर अपने पिता के कारोबार और बैंक में जमा रकम पर कब्जा कर लिया था। इससे उन दोनों को खाने पीने की तंगी होने लगी। सरदारी बेगम पढ़ी लिखी थी। उसने घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अलफिजा ने एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस से मिलकर अपने लिए स्कूल में छोटे मोटे कामों के लिए नौकरी कर ली। इस तरह उनकी आय बढ़ गई और खाने पीने का इंतजाम हो गया। शरीफ अपनी माँ से बार बार अलफिजा को छोड़ने के लिए कहा करता था, लेकिन वह किसी तरह भी तैयार नहीं होती थी। इससे शरीफ अपनी माँ से बहुत नाराज था। जिस दिन सरदारी बेगम का देहांत हुआ, उस दिन अलफिजा स्कूल से अपनी ड्यूटी पूरी करके घर पहुंची तो देखा सरदारी बेगम मर चुकी हैं।
वह रोने चीखने लगी। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने लाश को देखा तो मृतका का रंग देखकर उन्हें भी लगा कि उसे जहर दिया गया है या उसने खुद जहर खा लिया है। इसलिए पुलिस में रिपोर्ट करनी जरूरी है। और इस तरह वह 2 आदमी अल्फिजा के साथ रिपोर्ट लिखाने थाने आए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें लिखा था कि मृतका की मौत जहर के कारण हुई है। उसके पेट में जो हलवे की मात्रा निकली वह हजम नहीं हुई थी, उसमें जहर मिला हुआ था। शाम तक हलवे के टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में लिखा था कि हलवे में संख्या की मात्रा पाई गई है। संख्या को अंग्रेजी में आर्सेनिक कहते हैं। यह इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल टेस्ट से यह बात साफ हो गई कि सरदारी बेगम को जहर देकर मारा गया था। मैंने अल्फिजा से पूछा कि क्या उस दिन घर में हलवा बना था, लेकिन उसने इस बात से इनकार कर दिया। अब सोचने वाली बात यह थी कि अगर घर में हलवा नहीं बना तो सरदारी को हलवे में जहर किसने दिया। सरदारी बेगम के नाम कोई जायदाद भी नहीं थी और ना ही वह सुंदर थी जिसकी वजह से उसे जहर देकर मार दिया गया हो। मैंने अल्फिजा से पूछा कि उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था। उसने कहा, नहीं जी, मेरी सौतन तो बहुत भली औरत थी, कभी किसी से ना झगड़ने वाली। मैंने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा। मैं खुद सोच रही हूँ कि उसे जहर कौन दे सकता है। केस मेरी समझ से बाहर था। मैंने सरदारी बेगम के दोनों बेटों को बुलाकर जांच करने का मन बनाया। अल्फिजा से मैंने पूछा कि उसे किसी पर शक तो नहीं। उसने कहा, नहीं। मैंने अल्फिजा से बहुत से सवाल किए और कुरेद कुरेद कर पूछा कि कोई काम की बात पता चल सके, लेकिन उससे कुछ पता नहीं लग सका। अगले दिन वे लोग सरदारी बेगम के अंतिम संस्कार में लगे रहे। इसके तीसरे दिन मैंने उसके दोनों बेटों को थाने में बुलवाने का प्रोग्राम बनाया। थाने बुलाकर मैंने शरीफ और उसके छोटे भाई इदरिस से पूछताछ की, लेकिन उससे भी कोई बात पता नहीं लगी। इदरिस कम बोलता था, मेरे हर सवाल पर संक्षेप में जवाब देता था। उसने अधिकतर सवालों के जवाब हाँ या ना में दिए थे। मैंने दोनों भाइयों को यह कहकर भेज दिया कि ज़रूरत पड़ी तो फिर बुला लूँगा। मैंने अपने मुखबिर चारों ओर फैला दिए थे। मुझे उम्मीद थी कि वे ज़रूर कुछ न कुछ पता लगा लेंगे। मैंने उनसे कह दिया था कि वे यह पता करें कि अल्फिजा और सरदारी बेगम के आपसी संबंध कैसे थे, क्या उनमें कभी झगड़ा हुआ था, हत्या वाले दिन मृतका के घर कौन कौन आया था, किसी ने प्लेट में किसी का कोई सामान चीज़ लाते तो नहीं देखा था। यह केस मेरे लिए सिरदर्द बन गया था। हत्या का कोई कारण पता नहीं लग रहा था। मैंने बहुत दिमाग लगाया। घूम फिरकर अल्फिजा ही दिमाग में आ रही थी, इसलिए मैंने अल्फिजा से पूछताछ करने का फैसला कर लिया। सरदारी बेगम के मरने के बाद अल्फिजा अकेले रह रही थी। वह अक्सर सरदारी को याद करके रोती रहती थी। स्कूल की हेडमिनिस्ट्रेट ने उसकी यह हालत देखकर उसके रहने के लिए स्कूल में एक कमरा दे दिया था। वह उसी कमरे में रहने लगी थी। मैंने एक सिपाही को बुलाकर स्कूल का पता देकर कहा कि छुट्टी के बाद अल्फिजा को ले आए। करीब 2:30 बजे वह अल्फिजा को लेकर आ गया। उसके साथ स्कूल की हेडमिनिस्ट्रेट भी थी। उसने बताया कि वह अल्फिजा के साथ इसलिए आई है क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी। मैंने हेडमिनिस्ट्रेट को तसल्ली दी कि अल्फिजा से केवल पूछताछ करनी है, आप इसे यहीं छोड़ जाएं। वह चली गई तो मैंने अल्फिजा के दिल से थाने का डर निकालने के लिए इधर उधर की बातें की और फिर बातों का रुख उसके दिव्यांगत पति की ओर मोड़ दिया। पति की बात सुनकर भावुक हो गई और उसके ऐसे तारीफ करने लगी जैसे वह कोई फरिश्ता हो। बातों बातों में मैंने एक सवाल पूछा, क्या यह सच है कि तुम एक वेश्या हो? ना चाहते हुए भी मैंने उससे सवाल किया। यह सवाल सुनकर उसे झटका सा लगा। उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, हूँ नहीं, लेकिन कभी थी। फिर झटके से अपना सिर उठाकर बोली, यह बात आपसे शरीफ ने कही होगी। उसके पिता ने मुझे गंदगी से निकालकर इज्जत की जगह दी थी। इस हिसाब से मैं उसकी माँ लगती हूँ, लेकिन वह मुझे माँ समझने की बजाय अपने पिता की रखैल समझता है। अल्फिजा की यह बात सुनकर मेरी रुचि बढ़ी और मैंने उससे कहा कि वह मुझे विस्तृत जानकारी दे कि उसकी शादी मसूद से कैसे हुई। उसने कहा, यह बहुत लंबी कहानी है। मैंने उससे कहा कि वह निश्चिंत होकर सब कुछ बताए। इस पर उसने अपनी दुख भरी लंबी कहानी सुनाई, जो मैं यहाँ संक्षेप में लिख रहा हूँ।
अल्फिज़ा का असली नाम शमशाद बेगम था, लेकिन घर वाले उसे अल्फिज़ा कहा करते थे। उसका बाप एक सरकारी ऑफिस में चपरासी था। बहुत गरीब थे ये लोग, मुश्किल से गुजारा होता था। अल्फिज़ा के 2 भाई और 2 बहनें थीं। अल्फिज़ा सबसे बड़ी थी, इसलिए वह सबकी लाडली थी। पिता उसकी हर चाहत पूरी करते थे, इसलिए उसकी आदत बिगड़ गई थी। 5 बच्चे होने के कारण घर का खर्च मुश्किल से चलता था, इसलिए उसके पिता ने पार्ट टाइम दुकान कर ली, जो चल निकली। इसके बाद घर का खर्च भी ठीक से चलने लगा। अल्फिज़ा गरीब के घर ज़रूर पैदा हुई थी, लेकिन थी बहुत सुंदर। अल्फिज़ा को 5 जमात पढ़ाने के बाद घर बैठा लिया गया। वह घर पर माँ के साथ घर का काम करने लगी। अल्फिज़ा को फिल्मों और फिल्मी गानों का शौक था, लेकिन उसने फिल्म कभी नहीं देखी थी। इसके बावजूद वह अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती थी। बाप से जिद करके उसने एक ट्रांजिस्टर मंगवा लिया, जिस पर वह बराबर गाने सुनती थी। जवान होते ही उस पर मोहल्ले के लड़कों की नज़र पड़ी। उनमें एक लड़का जमाल था। वह खाते पीते घर का था, गोरा चिट्टा जवान। जमाल के रिश्तेदार लाहौर में रहते थे। वह अक्सर लाहौर जाता रहता था। अल्फिज़ा भी उसे चाहने लगी थी। दोनों छिप छिप कर मिलते थे। एक दिन ऐसा भी आया जब वह उसके साथ भागने को तैयार हो गई। जमाल ने उसे बताया कि लाहौर के फिल्म उद्योग में उसकी जान पहचान है, वह उसे फिल्मों में काम दिलवा देगा। उसने अल्फिज़ा से यह वादा भी किया कि वह उसके साथ शादी कर लेगा। और फिर एक दिन वह अपनी माँ से सहेली के घर जाने का बहाना करके जमाल के साथ भाग गई। उसे माँ बाप अपने घर की याद तो आई, लेकिन उसकी सोच पर जमाल के जादू ने पर्दा डाल दिया। लाहौर की फिल्मी दुनिया की चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया था। वह यह बात सुनाते सुनाते हिचकियाँ लेकर रोने लगी। जरा सी देर रुक कर वह आगे बोली, जमाल ने मुझे बता दिया था कि घर से निकल कर कहाँ पहुँचना है। मैं उस जगह पहुँच गई। वहाँ जमाल मेरा इंतज़ार कर रहा था। जमाल घर से काफ़ी रकम चुरा कर लाया था। हम दोनों लाहौर पहुंच गए। वहां जमाल का एक मित्र सरकारी ऑफिस में नौकरी करता था। वह मुझे उसके क्वार्टर पर ले गया। जमाल के मित्र ने उसे एक अलग कमरा दे दिया। अगले दिन वह हमें नाश्ता कराकर अपने ऑफिस चला गया। जमाल और मैं कमरे में अकेले रह गए। दोस्त के जाने के बाद जमाल ने अल्फिज़ा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। अल्फिज़ा ने उसे रोका तो वह बोला, फिल्मों में काम करने के लिए इस तरह की झिझक दूर करना ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे जमाल ने उसकी ऐसी शर्म उतारी कि वह अपनी इज्जत खो बैठी। इस तरह एक शरीफ औरत बेगैरत बन गई। जमाल का मित्र अंधा नहीं था, वह जानबूझकर अनजान बना हुआ था। वह भी मौके की तलाश में था और लूट के माल में अपना हिस्सा लेना चाहता था। दूसरी ओर अल्फिज़ा जमाल पर शादी के लिए जोर डाल रही थी, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि फिल्मों में शादीशुदा औरतों को नहीं लेते। फिर एक दिन जमाल यह कहकर चला गया कि वह अपने एक फिल्मी दोस्त के पास जा रहा है। उसके जाने के बाद उसका वह मित्र आ गया जिसने उसे कमरा दिया हुआ था। उसने अल्फिज़ा के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। वह कमज़ोर औरत थी, कुछ नहीं कर सकी। वेश्या का तो कुछ मोल भी होता है, लेकिन वह तो लूट का माल थी। पहले जमाल लूट रहा था और अब एक और लुटेरा आ गया था। जमाल जब वापस आया तो उसने उसे यह बात बताई। सुनकर वह गुस्से में आ गया और अपने दोस्त से झगड़ने लगा। उसके दोस्त ने कहा कि ये कौन सी शरीफ है, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? अगर यहाँ रहना है तो मेरी शर्तों पर रहना होगा, नहीं तो पुलिस को बता दूंगा। फिर समझ लेना तुम दोनों का क्या होगा। यह सुनकर वे दोनों चुप हो गए। मित्र के ऑफिस जाने के बाद जमाल अल्फिज़ा को एक ऐसे इलाके में ले गया जहाँ चारों ओर फिल्मों के बोर्ड लगे थे। वह उसे साथ लिए एक ऐसे ऑफिस में गया जहाँ 3-4 लोग बैठे थे। कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। अल्फिज़ा के आते ही सब उसके शरीर को ऐसे देखने लगे जैसे कोई कसाई बकरे को देखता है। अल्फिज़ा घबराई, लेकिन जमाल ने कहा, घबराओ नहीं, ये लोग फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। जमाल ने एक मोटे से आदमी से कहा, अच्छी तरह देख लो राठौर साहब, हीरा है हीरा। आप इसे अपनी फिल्म में काम देकर घाटे में नहीं रहेंगे। राठौर बोला, लड़की तो ठीक है, लेकिन खर्च कुछ कम कर दो। जमाल ने कहा, खर्च कम नहीं होगा। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं दूसरे डायरेक्टर से बात कर लेता हूँ। ऐसी हीरोइन के लिए तो मुंह मांगा पैसा मिलेगा। राठौर साहब ने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, चलो ये रखो, हम इसे काम दे देंगे। इस खुशी में मुंह मीठा होना चाहिए।
राठौर ने जमाल को 100 रुपए का नोट देकर कहा कि जाकर मिठाई ले आए। जमाल ने अल्फिजा से कहा, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। जब जमाल को गए काफ़ी देर हो गई तो अल्फिजा घबरा कर रोने लगी। वे लोग बोले, रो नहीं, जमाल अभी आ जाएगा। लेकिन वह नहीं मानी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस पर राठौर ने कहा, यार ये लड़की तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, इसे सुला दो। एक आदमी ने एक शीशी लेकर रूमाल पर लगाई और अल्फिजा का मुंह दबोच लिया। इससे वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह एक कमरे में बंद थी। इसके बाद उसके साथ वही खेल खेला जाने लगा जो जमाल और उसका मित्र खेल चुके थे। राठौर से पता लगा कि जमाल उसे बेचकर चला गया है। राठौर ने उसे यह भी बताया कि जब उससे दिल भर जाएगा तो उसे वेश्याओं को बेच देगा। यह सुनकर अल्फिजा ने वहां से भागने का इरादा किया। एक दिन राठौर ने बहुत शराब पी और सो गया। अल्फिजा ने उसकी जेबों की तलाशी ली तो उसे काफ़ी नोट मिल गए। उसने जल्दी जल्दी उसकी जेब से नोट निकाले और वहां से भागकर सीधा रिक्शा करके स्टेशन पहुंची। वह अपने घर वापस जाना नहीं चाहती थी। उसने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा। अल्फिजा परेशान हाल में बेंच पर बैठी रो रही थी कि उस पर एक शरीफ से आदमी की नज़र पड़ गई। उस व्यक्ति ने उसकी परेशानी का कारण पूछने के बाद कहा, अगर ऐसे ही रोती रही तो किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ जाओगी। उसने रो रो कर अपनी विपदा सुनाई। उस आदमी ने उससे कहा कि वह उसकी पूरी मदद करेगा और उसे उसके घर छोड़ देगा। अल्फिजा ने घर जाने से मना कर दिया तो वह आदमी कहने लगा कि अगर उसे विश्वास हो तो वह उसके साथ चले। उस आदमी की शराफत को देखकर वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। वह आदमी मसूद अहमद था। मसूद उसे अपने एक मित्र के घर ले गया और वहां उससे शादी का प्रस्ताव रखा। साथ ही उसे यह भी बता दिया कि वह विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं। अल्फिजा उससे शादी के लिए तैयार हो गई। मसूद ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और अल्फिजा से निकाह करके उसे एक अलग मकान में रखा। अपनी इस शादी के बारे में मसूद ने अपने घर वालों को नहीं बताया। अल्फिजा मसूद द्वारा दिलाए गए घर में रहकर उसकी सेवा करने लगी। उसके साथ जो गलत काम हुआ था उसकी वजह से उसके शरीर में ऐसी खराबी आ गई कि वह मां बनने के लायक नहीं रह गई थी। साल 1.5 साल ठीक से गुजारा। फिर अचानक मसूद गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसने अल्फिजा से कहा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं तुम्हारा क्या हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी पत्नी के हवाले कर जाऊँ। वह बहुत शरीफ औरत है, तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी। फिर मसूद अहमद ने अपनी पहली पत्नी सरदारी बेगम को बुलाकर पूरी कहानी सुनाई और अल्फिजा को उसके हवाले कर दिया। सरदारी बेगम ने पति से वादा किया कि वह उसका पूरा ख्याल रखेगी। उसने अल्फिजा का इतना साथ दिया कि वह अपने बच्चों को छोड़कर अल्फिजा के साथ रहने लगी। अल्फिजा के इतने लंबे बयान से मुझे लगा कि अल्फिजा जैसी शरीफ औरत सरदारी बेगम को जहर नहीं दे सकती, इसलिए मैंने उसे घर जाने दिया। मैं सरदारी के हत्या के बारे में सोचने लगा। सोच विचार कर मैंने शरीफ से पूछताछ करने का इरादा किया। एक मुखबिर ने मुझे बताया कि शरीफ अल्फिजा के खिलाफ तो था ही, जब उसकी मां ने उसकी बात नहीं मानी तो वह अपनी मां के खिलाफ भी हो गया था। वह कहता था कि उसकी मां उसकी बदनामी करा रही है, लोग उस पर तू-तू कर रहे हैं। जवान बेटों के होते हुए वह बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा कर रही है। शरीफ ने पूरी कोशिश करके देख ली कि उसकी मां अल्फिजा को छोड़ दे, लेकिन उसकी मां अपने दिवंगत पति से किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहती थी। अगले दिन मैंने अपने एएसआई से शरीफ को उसके ऑफिस से लाने के लिए कहा। शरीफ एक सरकारी ऑफिस में स्टेनो था। वह उसे लेने चला गया। तभी 2 औरतें मेरे कमरे में आईं। उसमें से एक अल्फिजा थी और दूसरी उसके स्कूल की टीचर। दूसरी औरत ने अपने पर्स में से एक पर्चा निकाल कर मुझे दिया। वह पर्चा अल्फिजा के नाम था। मैंने उसे पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गईं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी समस्या इतनी जल्दी हल हो जाएगी। यह पर्चा सरदारी बेगम का अल्फिजा के नाम था, जिसमें लिखा था, आज शरीफ मेरे पास हलवा लेकर आया और उसने बहुत कोशिश करके मुझे हलवा खिलाया। कुछ देर तक वह मेरे पास बैठा और फिर चला गया। उसके जाने के बाद मेरा दिल मिचलाने लगा, मेरी सांसें रुकने लगीं। मैं समझ गई कि हलवे में वह मुझे जहर देकर गया है। अब मैं बच नहीं सकूंगी। मैं यह तहरीर लिख कर संदूक में रख रही हूँ, जिससे कि किसी निर्दोष को तंग ना किया जाए। उस पर्चे में सबसे नीचे सरदारी बेगम ने अपना नाम भी लिखा था। मैंने मजिस्ट्रेट से पूछा कि यह पर्चा तुम्हें कहाँ से मिला।
इसका जवाब अल्फिजा ने दिया। उसने बताया कि सरदारी बेगम के पास एक ट्रंक था। उसकी चाबी वह उसके सिर के पीछे की ओर बालों के नीचे लटका कर रखती थी। जिस दिन वह मरी तो मैंने सबसे पहले वह चाबी बालों से निकाल कर अपने पास रख ली थी। बाद में मैं उस चाबी के बारे में भूल गई थी। भूलने का कारण यह था कि वह ट्रंक इतना महत्वपूर्ण नहीं था। उसमें पैसा या जेवर जैसी कीमती कोई चीज़ नहीं थी। उसमें वह अपने पति के कपड़े रखती थी। अल्फिजा उसे याद करके बहुत रोती थी। यह उस दिन की बात है जब वह थाने आई थी। उस दिन वह रो रही थी तो वही मजिस्ट्रेट जो उसके साथ आई थी, उसने रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरदारी को मरे काफ़ी दिन हो गए हैं। उसे अपना कुछ सामान उस घर से लाना है, लेकिन वहां जाते डर लगता है। मजिस्ट्रेट ने कहा, चलो मेरे साथ। वह उसके साथ चली गई और वहां जाकर उसने अपना सामान इकट्ठा किया। तभी उसकी नज़र सरदारी के संदूक पर पड़ी तो अल्फिजा से चाबी लेकर उसे खोला। कपड़ों के ऊपर यह पर्चा रखा मिला। पर्चा पढ़ते ही टीचर अल्फिजा को लेकर सीधे थाने आ गई। पर्चा पढ़कर मैंने अल्फिजा से पूछा कि क्या सरदारी बेगम की कोई लिखावट मिल सकती है। उसने बताया कि वह बच्चों को पढ़ाती थी। घर में ज़रूर उनका लिखा हुआ कुछ न कुछ मिल जाएगा। मैंने एक कांस्टेबल को अल्फिजा के साथ भेज दिया। उसने घर जाकर सरदारी बेगम की लिखावट ढूंढ कर दे दी। उन दोनों के जाते ही एएसआई शरीफ को लेकर आ गया। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने एएसआई को जाने के लिए कहा। उसके जाते ही शरीफ कुर्सी पर बैठ गया। खड़े हो जाओ। मैंने छड़ी को जोर से मेज पर मार कर कहा, सामने दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। उसने कहा, क्या हुआ आगा साहब, मैंने क्या गलती कर दी। वह मेरे सामने नाटक कर रहा था। उसने अपनी माँ की हत्या की और नाम अल्फिजा का लगा दिया। उसे हत्यारिन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे भी झूठ बोलकर गलत रास्ते पर जांच करने पर लगा दिया। वह कुर्सी पर बैठ चुका था और मेज पर हाथ रख लिए। मैंने जोर से उसके हाथ पर छड़ी मारी। वह अपने हाथों को बगल में दबाकर सी सी करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपना इकबाली बयान दो, नहीं तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। मैंने गुस्से में कहा, कैसा इकबाली बयान आगा साहब। वह डिठाई से बोला। मैं उसके पास गया और छड़ी से उसका गला दबाकर कहा, बको जल्दी बको, तुमने अपनी माँ की हत्या की या नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं आगा साहब। मैं अपनी माँ की हत्या कैसे कर सकता हूँ। मैंने उसकी माँ के हाथ का लिखा हुआ पर्चा दिखाते हुए कहा, पढ़ो। वह पर्चा लेना चाह रहा था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, दूर से पढ़ो। वह जैसे जैसे पर्चा पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसका शरीर ढीला पड़ता जा रहा था। फिर उसने सिर झुका लिया। मैंने उसे बताया कि यह पर्चा उसकी माँ के संदूक से मिला है। वह मेरी ओर आंखें फाड़ कर देखता रहा, बोला कुछ नहीं। मैंने उसे बयान देने के लिए तैयार कर लिया। उसने अपने बयान में बताया कि उसे माँ के साथ अल्फिजा का रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार माँ को अल्फिजा से अलग रहने के लिए कहा भी था, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। उसे उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब उसके पिता मसूद अहमद के एक मित्र ने उसे बताया कि अल्फिजा एक वेश्या है और उसका पिता अल्फिजा को लाहौर की हीरा मंडी से लेकर आया था। ऐसी बातें सुन सुनकर वह कुड़ता रहता था। उसे अपनी माँ का एक बाजारू औरत के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उसने तय कर लिया कि वह अपनी माँ और अल्फिजा दोनों को जहर देकर मार देगा। उसने हकीम जुम्मा खां से संकिया लिया और हलवा बनाकर उसमें मिला दिया और अपनी माँ के घर ले गया। लेकिन उस दिन अल्फिजा घर में नहीं थी। उसने अपनी माँ को जोर देकर हलवा खिलाया और उसने कहा कि यह हलवा अल्फिजा को भी खिलाना। कुछ ही देर में उसने देखा माँ की हालत खराब हो रही है। वह सांस खींच खींच कर ले रही थी। वह वहाँ से भाग आया। बाद में उसे पता चला कि उसकी माँ मर गई। उसने अपने बयान में यह भी कहा कि उसे क्या पता था कि उसकी माँ मरते मरते उसे फंसा जाएगी। उसने वहाँ से भागने में जल्दी की। मरने के बाद आता तो माँ को लिखने का मौका ही नहीं मिलता। बयान लिखकर मैंने शरीफ के हस्ताक्षर करा लिए और एक कांस्टेबल को हकीम जुम्मा खां को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। वह भी गिरफ्तार होकर थाने आ गया। मैंने उसे अवैध रूप से जहर रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मैंने पूरे केस को मेहनत से तैयार किया और अदालत में पेश कर दिया। शरीफ को आजीवन कारावास की सजा मिली और हकीम को 2 साल की। इस तरह एक निकृष्ट बेटा अपने अंत को पहुंचा। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।